हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 एग्जाम की तरफ से डीआरडीओ सेप्टम 10 A&A एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे, उस पर जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है उसमें हम जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला ला रहे हैं। टेस्ट सीरीज का श्रृंखला क्या क्या चीज़ का ला रहे हैं? जीके जीएस हो गया, उसके बाद आपको जनरल इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड भी हो रहा है और रीजनिंग भी हो रहा है। ओके, तो सब में हम टेस्ट सीरीज का आपको क्या ला रहे हैं? श्रृंखला ला रहे हैं। तो उसमें हम जीके जीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 25 आज हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पैटर्न पे ही आधारित है। वैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है? मतलब क्लास के लास्ट तक जुड़े रहना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को थोड़ा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। क्लास को क्या करना है? शेयर करना है। आप लोग थोड़ा शेयर कम करते हैं, इतना समझ गए। तो आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 25 डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इससे पहले हम आपको बता दें, जब आप पेपर दीजिएगा तो 1 आवर मतलब 1 घंटा का आपका पेपर होगा। उसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1 मार्क्स का होगा। और आपको क्या करना है कि देखिए 20 क्वेश्चन जो होगा ना, 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा। तो जीके जीएस भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जितना हम आपको एग्जाम तक इतना जीके जीएस का क्वेश्चन करवा देंगे, जितना आप मतलब सोचे भी नहीं रहिएगा हम सर इतना क्वेश्चन नहीं किए हैं, मतलब आप कहीं नहीं ऐसा क्वेश्चन किए होंगे। क्योंकि क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और किस तरह पूछे जाते हैं, पूरा लेवल हम बताएंगे। ये नहीं कि जो क्वेश्चन पढ़ दिए एक्सप्लेनेशन कर दिए, ऐसे नहीं, पूरा आपको हम बताएंगे। तो आपको क्या है? आपको स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए, तो हम आपको बता दें इससे पहले, टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 24 तक अपलोड कर दिया गया है। स्टडी विथ क्रेजी गुरु के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप क्या करना है कि वहाँ से वीडियो देखिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। और आपको बता दें, क्या प्ले लिस्ट बना हुआ है, जनरल इंग्लिश का भी बना हुआ है, एप्टीट्यूड का, सबका बना हुआ है। तो वहाँ से आप जाकर तैयारी कर लीजिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट से पहले एक बार और बता देते हैं। देखिए 7564864459, ये जो नंबर है शशि कुमार के नाम से सेव नंबर कर लीजिए। यदि आपको ई बुक लेना हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, क्योंकि यदि आप ई बुक लीजिएगा तभी ना क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कॉन्फिडेंस एक होता है ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस आपको आएगा नहीं आता है। तो इसलिए आपको ई बुक ले लीजिए, मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, वहाँ से मतलब आप वीडियो देख लीजिए कैसे प्राप्त करना है। और ये नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सअप से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन, देखिए आज का क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए रानी दुर्गावती संबंधित है, बताइए रानी दुर्गावती, जो दुर्गावती है संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? तो देखिए एमपी से संबंधित है, याद रखिएगा एमपी। तो बोलिए सर एमपी में पन्ना, ऑप्शन ए में क्या है? पन्ना है, रीवा है, ग्वालियर है, जबलपुर है। तो सर बोलिए सर ये तो चारों एमपी में ही है, तो कहाँ से है मतलब बताइए? तो वो जबलपुर से है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ देगा, यदि जबलपुर ऑप्शन नहीं देगा तो एमपी दे देगा, यूपी दे देगा, बिहार दे देगा, राजस्थान दे देगा। ओके, तो जब तक आप नहीं समझिएगा कि मतलब कहाँ से संबंधित है, तब तक आप आंसर को सही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, रानी दुर्गावती संबंधित कहाँ से? तो जबलपुर से। जबलपुर जानते हैं ना कहाँ पे है? जबलपुर आपको इटारसी से पीछे, आप जानते हैं ना जबलपुर मतलब एमपी की सांस्कृतिक राजधानी, मतलब ऑप्शन बी मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। और जो मध्य प्रदेश की राजधानी है कौन सी है? तो भोपाल। और सांस्कृतिक राजधानी जो है जबलपुर है, याद रखिएगा। तो जो एमपी वाले हैं, जो एमपी जैसे पटवारी का तैयारी करते हैं या एमपी का कोई भी एग्जाम करते होंगे, तो उनको तो पता ही होगा। चलिए, तो हम रानी दुर्गावती के बारे में जान लेते हैं। किसके? रानी दुर्गावती के बारे में जान लीजिए। तो देखिए आपको बता दिए, रानी दुर्गावती का संबंध कहाँ से है? तो जबलपुर से है। इतना तो समझ गए। जबलपुर कहाँ है? तो एमपी से है। चलिए, रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा, क्या नाम था देख लीजिए, राजा कीर्ति सिंह चंदेल, चंदेल की पुत्री। और गोंड राजा कौन है? दलपत शाह की पत्नी थी। तो वो कौन है? दुर्गावती। दुर्गावती का पति का नाम क्या है? तो दुर्गावती के मतलब रानी दुर्गावती के पति का नाम राजा दलपत शाह है। और मतलब उनके फादर्स का नाम, मतलब पिताजी का नाम क्या है? तो राजा कीर्ति सिंह चंदेल। ओके, तो इतना आपको पता रखना है। उसके बाद देखिए, रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया बताइए? तो देखिए उनका जन्म जो हुआ था, मतलब दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। किस दिन? दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। यही कारण है कि रानी दुर्गावती का नाम रानी दुर्गावती रखा गया था। उसके बाद देखिए, गोंडवाना राज्य की जो राजधानी है
मतलब कहाँ है, चौरागढ़ थी। कहाँ, चौरागढ़ थी। आप जानते हैं ना गोंडवाना एक्सप्रेस भी चलती है जो कि छत्तीसगढ़ से चलती है, और कहाँ तक चलती है, तो हजरत निजामुद्दीन तक चलती है, याद रखिएगा ये बात। ओके, तो किसके नाम पर है, गोंडवाना राज्य के नाम पर ही गोंडवाना एक्सप्रेस भी चलती है। चलिए उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए रानी दुर्गावती ने 1549 से 1564 ईस्वी तक सफलतापूर्वक वीर नारायण मरावी की, मतलब क्या, मारवी की राजमाता और संरक्षिका के रूप में कार्य की। देखिए वीर नारायण जो थे ना, मतलब अयोग्य शासक था। अयोग्य मतलब क्या है, मतलब कम उम्र के अल्पायु शासक थे। तो शासक कौन थे, शासक थे वीर नारायण मारवी, लेकिन जो उनके संरक्षिका के रूप में जो शासन चलाती थी कौन थी, तो रानी दुर्गावती थी। ओके, उसके बाद देखिए जबलपुर विश्वविद्यालय और जबलपुर में स्थित जो संग्रहालय है उसका भी नाम किसके नाम पर रखा गया है, रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया था। याद रखिएगा। तो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं। ओके, उसके बाद देखिए उस समय जब 1564 के बाद चल रहा है, तो बताइए 1556 में आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, इतिहास को रटा नहीं जाता है। आपको जिस तरह बता रहे हैं आप इस तरह पढ़िए, एकदम मतलब एक से एक कंपेयर करके पढ़िए। इस मतलब यहाँ शासक था तो मुगल में कौन था, तो ऐसे क्या होगा ना, मतलब आपको समझ आ जाएगा, बेहतर तरीका से समझ आ जाएगा। और राजस्थान वाले हैं तो वो भी वहाँ देखिए मतलब उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, मारवाड़ के शासक कौन थे, तो ऐसा आप लोग तैयारी कीजिए। तो ओके, तो हम क्या है कि इंडियन जीके में है, तो इंडियन जीके कहीं करते हैं। तो मुगल बादशाह कौन थे, मुगल बादशाह अकबर था। कौन था, मुगल बादशाह अकबर था। तो उसका एक सेनापति का नाम था, उसका क्या सेनापति का नाम था, आसफ खां। देखिए सेनापति का नाम था आसफ खां। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, सेनापति का नाम था आसफ खां। तो आसफ खां जो है ना, मतलब आक्रमण कर देता है उनके राज्य पर, किसके, रानी दुर्गावती के राज्य पर। तो क्या होता है, दुर्गावती मतलब युद्ध लड़ते हुए मतलब वीरगति को प्राप्त हो जाती है। क्या, वीरगति को प्राप्त हो जाती है कब, 1564 ईस्वी में। देखिए 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हो जाती है, मतलब मर जाती है। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए तो क्या होता है कि देखिए एमपी मतलब क्या होता है कि एक डेट याद कर लीजिए, डेट भी आपसे पूछ देगा। 24 जून मतलब 24 जून हो गया, कब, 1988 को, 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान के मतलब बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी मतलब करवाया गया उनको याद में। याद रखिएगा कब, 24 जून 1988 ईस्वी को एक डाक टिकट जारी किया गया, किनके, मतलब रानी दुर्गावती के बलिदान के मतलब याद करने के लिए। याद रखिएगा, तो इतना समझ गए। तो 24 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप क्वेश्चन इस तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 1 नंबर पक्का है आपको। भारतीय वन्य जीव मतलब वन्य जीव जीवन संस्थान स्थित है, कहाँ पे है, मतलब वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है बताइए। तो कहाँ पे है, देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड। तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए और हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए तो भारतीय वन्य जीवन संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए और बहुत सारा है दिया हुआ, तो मुख्यालय आपसे पूछते ही रहता है। तो देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शिमला में है। कहाँ पे है, शिमला में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। उसके बाद देखिए केंद्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो जादूगोरा। जादूगोरा कहाँ है, तो झारखंड में है। और झारखंड की राजधानी जानते हैं, रांची। उसके बाद देखिए मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ पे है, तो हासन कर्नाटक में है। मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ है, हासन कर्नाटक में। उसके बाद देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो गांधीनगर में है। तो आपको ये सब याद रखना है। तो मतलब आपको बता दें 22 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है बताइए। विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर भी बोला जाता है। तो ये तो आप समझते हैं ना, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले के जो हम टेस्ट सीरीज बताए थे उसमें भी पूरा डिस्कस किए हुए हैं। तो यदि आप लोग क्लास जुड़े होंगे तो ये समझ गए होंगे। लेकिन क्या कहते थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा और आपको डिस्कस कर देते हैं। चलिए तो 23 का क्वेश्चन क्या था,
विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है, ध्रुवों पर जो त्वरण एक्सीलरेशन की जो अपेक्षा कम होती है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। उसके बाद देखिए क्या बता रहा है, गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी से सूचित किया जाता है, मतलब इंडिकेट किया जाता है, वस्तु के आकार, द्रव्यमान, रूप आदि पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है, ये सब क्वेश्चन आपसे डीआरडीओ में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो गुरुत्व जो जनित त्वरण स्मॉल जी बोलते हैं, वस्तु के रूप हो गया, आकार हो गया, द्रव्यमान मतलब ईटीसी, मतलब इस पे निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा। चलिए, जी का जो मान होता है विषुवत रेखा पर कम होता है, और ध्रुव मतलब पोल जानते हैं ना, पोल पर सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, जो जी का मान मतलब गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी बोलते हैं, तो उसका जो मान होता है विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान बढ़ जाता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना था। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान बढ़ जाता है। तो समझ गए, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 23 का। तो चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए, विषुवत रेखा के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्या है विषुवत रेखा, क्या है ये देख लीजिए। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से, ये नोट कर लीजिए, पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या उसको विषुवत रेखा बोलिए, या इंग्लिश में इक्वेटर बोलिए, इक्वेटर कहते हैं। और इस पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इतना जो जानकारी दिए ना, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है। तो क्या है कि आप लोग मतलब वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं सर कैसे आप बताते हैं, थोड़ा सा और विशेष आप जानकारी दीजिए, तो ये सब थोड़ा कमेंट में आप लिखा कीजिए, तो आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए, साइंस का क्वेश्चन देखिए, सबसे क्रियाशील मतलब क्या है, धातु है, बोलिए सबसे क्रियाशील है। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पूछा है कि सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है वो कौन सा है। तो देखिए, ये जो 4 ऑप्शन दिया है N2 O2 H2 S में O2 मतलब ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए सबसे क्रियाशील क्या है, तो ऑक्सीजन है, मतलब जो विकल्प दिया हुआ था 4 ऑप्शन में, तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है ऑक्सीजन है, मतलब O2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन भी करेक्ट था। उसके बाद देखिए क्या है बताया है, देखिए आवर्त में बाएं से दाएं, क्या बाएं से दाएं, मतलब देखिए बाएं से दाएं ऐसे ना, आवर्त में बाएं से दाएं है ना, दिखा हुआ इसमें है ना, यहाँ देखिए, यहाँ ये है ना बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण घटता है और विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको मतलब दे देगा से, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और एक ऑप्शन यदि आप नहीं देख रहिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण घटता है और विद्युत ऋणात्मक गुण क्या होता है, इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है। ओके, उसके बाद देखिए क्या क्या है, लिथियम एल आई है, लिथियम है ना, बी है, बोरॉन बी है, कार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन है ना। तो विद्युत ऋणात्मक जो प्रकृति होती है वो डिक्रीज करती है, और विद्युत जो ऋणात्मक प्रकृति होती है वो मतलब इंक्रीज करती है, याद रखिएगा। धनात्मक डिक्रीज करेगा और ऋणात्मक जो होगा वो क्या होगा, मतलब इंक्रीज करेगी। ओके, उसके बाद देखिए, आवर्त में बाएं से जाए जाने पर धात्विक गुण घटता है और आधात्विक गुण बढ़ता है। तो ये जो है ना पॉइंट, ये और मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आवर्त में यदि आप है ना यहाँ पे बाएं से दाएं जाइएगा तो क्या होगा, धात्विक गुण डिक्रीज करता है मतलब घटता है, और आधात्विक गुण जो है इंक्रीज करता है मतलब बढ़ता है। तो 24 का आपको बता दिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए थोड़ा सा और हम आपको विशेष जानकारी देते हैं जो आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। क्या है, देखिए धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है उनके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या, धातुओं की क्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति होती है उस पर निर्भर करती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं। देखिए, यदि आपसे पूछे
जो बिल्कुल मतलब सबसे कम, बिल्कुल कम क्रियाशील धातु कौन है बताइए? तो नोट कर लीजिए, सोना और चांदी, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ, जिस तरह हम बताते हैं इस तरह पढ़िए, क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। और आप पेपर दिए होंगे तो आपको तो समझ ही आया होगा ना। तो देखिए बिल्कुल कम मतलब सबसे कम, बिल्कुल नगण्य बुझिए बोलिए, क्रियाशील धातु कौन है? तो सोना और चांदी है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, मतलब सभी धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है अलग अलग होती है। इतना समझ गए? उसके बाद देखिए अपेक्षाकृत, यदि सब अपेक्षाकृत कम क्रियाशील धातु हो, मतलब थोड़ा सा क्रियाशील हो, तो कौन कौन है? लोहा बोलिए, जिंक बोलिए, वो है। और सबसे नगण्य यदि क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जिसमें कोई क्रियाशील धातु हो ही ना हो, तो क्या है? सोना और चांदी है। और यदि आपसे पूछे कम क्रियाशील, मतलब क्या? अपेक्षाकृत कम होना चाहिए, जो क्रियाशील धातु है क्या है? लोहा और जिंक है। ओके, उसके बाद पूछ देगा यदि आपसे ज्यादा क्रियाशील धातु पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। क्या करना है? नोट कर लेना है। तो 24 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग ये जानते होंगे। देखिए 25 का है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए सर इसका एक्सप्लेनेशन से पहले बता दीजिए, जो ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये क्या है? देखिए ऑक्सीकरण बोलिए या ऑक्सीडेशन बोलिए, वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु होती है या मूलको होती है उसका अनुपात इंक्रीज कर जाती है, या किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात डिक्रीज कर जाती है। याद रखिएगा, क्या? विद्युत ऋणात्मक क्या होगा? विद्युत ऋणात्मक का अनुपात इंक्रीज कर जाएगा, और विद्युत जो धनात्मक परमाणुओं का जो अनुपात होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। याद रखिएगा। तो क्या कहेंगे? उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इतना आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। क्या करना है? नोट करना है। इतना नहीं जानिएगा फिर कैसे होगा, है ना। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और विशेष जानकारी ले लेते हैं। यहाँ देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या था। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वैसी अभिक्रिया जिसमें धन आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ओके, इसका जो फार्मूला देख लीजिए, Na को क्या है? Na प्लस ई माइनस ऑक्सीकरण है। ओके ना, ई माइनस होता है यहाँ, तो ऑक्सीकरण है। तो इतना समझ गया 25 का। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन का। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन होता है, मतलब ऑक्सीजन का मतलब जुड़ता है। याद रखिएगा। हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक अनुपात में वृद्धि हो जाती है, और धनात्मक में क्या होती है? कमी हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको दोनों याद रखना है। ऋणात्मक इंक्रीज करेगा और जो धनात्मक होता है वो डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये समझ गए ना। इंक्रीज ऐसे बता दिए और डिक्रीज ऐसे बता दिए। उसके बाद देखिए तत्वों की जो संयोजकता होती है उसमें वृद्धि होती है। किसमें? ऑक्सीडेशन में। चलिए तो जो अवकरण है, जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही आप साथ में पढ़े ना, आप 6 क्लास से ही पढ़ते हैं, तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए। अवकरण, अवकरण का इंग्लिश क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का संयोग होता है। ओके, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, मतलब एकदम डिफरेंट होता है। किससे? ऑक्सीडेशन से डिफरेंट होता है। उसके बाद देखिए विद्युत धनात्मक, इसमें क्या होगा? विद्युत धनात्मक इंक्रीज करेगा और विद्युत ऋणात्मक डिक्रीज करेगा। मतलब ऑक्सीडेशन याद कर लीजिएगा ना, तो उसका जो एंटोनिम बोलते हैं ना, जो विलोम बोलते हैं, तो क्या है? रेडिएशन है, मतलब अवकरण है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या है? मतलब क्या बोलिए? विलोम बोलिए। जो इसकी प्रवृत्ति है, जो ऑक्सीडेशन में प्रवृत्ति होगा, जो रिडक्शन में प्रवृत्ति नहीं होगा। याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है? विद्युत धनात्मक इंक्रीज करेगा और विद्युत ऋणात्मक जो होगा डिक्रीज करेगा। उसके बाद देखिए मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो जाती है। और एग्जाम्पल आपको बता दिया, देख लीजिएगा N2Cl2O3 P4 स्टेट ETC। ओके, चलिए तो 25 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन। देखिए 26 का क्वेश्चन देखिए क्या है? रेडॉन क्या है बताइए? रेडॉन क्या है? तो ये अक्रिय गैस है। रेडॉन जो है ना अक्रिय गैस है। तो क्या इतना हम आपको बता दें और आप समझ जाइएगा। देखिए हम आपको पहले बता दें, जो अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस क्या है बताइए? अक्रिय गैस क्या है? देखिए वे गैसें अक्रिय गैसें होती है, मतलब उसको आप कहिए जो
साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है। क्या बोले, जो गैसें रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है और सदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है, उसको हम अक्रिय गैस कहते हैं। इतना समझ गए? तो बोलिए सर एग्जाम्पल बताइए ना, जो अक्रिय गैस का एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए हीलियम, हीलियम जानते हैं ना, हीलियम हो गया, उसके बाद नियोन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, क्या आर्गन हो गया, उसके बाद क्रिप्टन हो गया, क्या हो गया क्रिप्टन हो गया, उसके बाद जेनॉन हो गया, तो ये सब याद रखिएगा, जेनॉन हो गया, उसके बाद रेडॉन हो गया। इतना समझ गए ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये आप नोट कर लीजिए, क्या है अक्रिय गैस है। और जो क्या बताया था आपको, रेडॉन पूछा है, तो रेडॉन क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका परमाणु संख्या कितना है रेडॉन का, देखिए परमाणु संख्या कितना है 86 है। तो ए भी आई, ये क्वेश्चन आपसे क्या है देखने को आपसे मिल जाएगा। और रेडॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा भी खोजा किया गया था, और बहुत सारे जो वैज्ञानिक है वो भी मतलब इसके बारे में बताए थे। तो रेडॉन का खोज आपको बताया ना रदरफोर्ड, और परमाणु संख्या कितना है, तो 86 है। और देखिए जो अक्रिय गैस होती है ना, वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। क्या, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। ओके, उसके बाद देखिए रेडॉन के बारे में थोड़ा सा और विशेष जानकारी लीजिए। आपको बताए थे ना, रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब तत्व है। तो इससे पहले भी आपको बता दें, देखिए जो रेडियो एक्टिव तत्व है ना, ये 5वां रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन, 5वां, क्योंकि आपको देखिए 4 और है, उसके बाद 5वां रेडियो एक्टिव तत्व कौन है, तो रेडॉन है। तो बोले सर 4 रेडियो एक्टिव तत्व कौन है बताइए। तो देखिए पहला कौन है बताइए, पहला है यूरेनियम, आप नोट कर लीजिए। पहला कौन है, यूरेनियम। दूसरा कौन है, थोरियम। तीसरा कौन है, रेडियम। चौथा कौन है, पोलेनियम। और 5वां जो है रेडॉन है। तो बता दिए ना, पहला यूरेनियम, दूसरा कौन है, थोरियम। तीसरा रेडियम, चौथा पोलिनियम, और 5वां कौन है, तो रेडॉन है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको बता दिए ना, तो सब यही है जो दिया हुआ है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 का ऑप्शन बी बता दिए ना, 26 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आलू में वानस्पतिक उत्पादन किस भाग द्वारा होता है, बताइए किस भाग द्वारा होता है। ये क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन आप कितना बार सॉल्व किए होंगे, तने द्वारा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आलू में वानस्पतिक उत्पादन जो होता है तने द्वारा, तने भाग में है वहां पे होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आलू में वानस्पतिक उत्पादन तने द्वारा होता है। भूमिगत तना के प्रकार देखिए, भूमिगत तना का क्या क्या प्रकार है देखिए, कंद हो गया, कंद को आप क्या बोलते हैं, ट्यूबर भी बोलते हैं। जैसे आलू हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, आलू हो गया। तो कंद का एग्जाम्पल क्या हो गया, आलू हो गया। सलकंद का एग्जाम्पल क्या होगा, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, लिली हो गया। तो ये सब एक बार देख लीजिए, आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है, धनकंद, तो कौन है, बंदा हो गया, अरबी हो गया, जिमीकंद हो गया, केसर हो गया। उसके बाद देखिए प्रकंद का क्या हो जाएगा, हल्दी हो गया, अदरक हो गया। उसके बाद देखिए वायवीय रूपांतरित तना क्या क्या है, स्तंभ प्रतान, जैसे अंगूर हो गया, कुकराजीता हो गया। उसके बाद देखिए स्तंभ शूल क्या क्या हो गया, नींबू हो गया, बेर हो गया। उसके बाद क्या है तीसरा में, परनाभ स्तंभ, जैसे में नागफनी हो गया, कैक्टई हो गया। तो ये सब क्या है कि इसमें कुछ समझाने वाला बात ही नहीं, इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए पर्ण प्रणालिका क्या है, लहसुन है, रतालू है, अनाज है। तो 27 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ गए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है बताइए। तो उसकी मतलब कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जो जनसंख्या का अनुपात, मतलब ऑप्शन डी जो होगा आपके लिए मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना समझ गए ना, मतलब भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता जो है किस आधार पर दी गई है, तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात पर। तो बोलिए सर थोड़ा सा आप हमको जो यहाँ पे अल्पसंख्यक लिखा है ना, इसके बारे में भी समझा दीजिए। तो देखिए अल्पसंख्यक के बारे में आपको बताते हैं। देखिए अल्पसंख्यक क्या है, पहले ये समझ आइए। देखिए ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी क्या हो, कम हो, मतलब नगण्य हो, उसे क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहा जाता है। और मौलिक कर्तव्य जानते हैं ना, 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है।
ओके, जो कि मूल अधिकार है। जानते हैं ना 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार है और भाग 3 में दिया हुआ है। इतना समझ गए? तो आपको बताएं अल्पसंख्यक क्या है? ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में कोई प्रभाव न हो और उसकी जो आबादी हो नगण्य हो, क्या कहलाता है? अल्पसंख्यक कहलाता है। ओके, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक किसे कहा गया बताइए? भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 क्या है देख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा। 1992 एक्ट है। ओके, 1992 एक्ट 2 और इसका जो पार्ट है क्या, सब पार्ट क्या है? सी। तो 1992 एक्ट 2 जो सब पार्ट है सी के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो आपको याद कर लेना, जो बताएं आपको याद कर लेना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार के संबंध में प्रावधान है। तो ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको बताते ना आर्टिकल 29 जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जानते हैं ना, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। तो ये जो है ना पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 29 के बारे में। उसके बाद देखिए आर्टिकल 30 क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। तो आपको 29 और 30 आपको मतलब क्या टिप्स पर होना चाहिए। तो जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे ना पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो आप जाके एक बार प्ले लिस्ट में एक बार देख लीजिएगा सर कैसे आप मध्यकालीन मतलब हम कैसे पढ़ाते हैं मध्यकालीन भारत, एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा, तब देखिएगा कि मतलब किस तरह डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल 29 में आपको बताया ना अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 30 में बोला गया है जो अल्पसंख्यक है ना उसके उनके लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है उसको संबंधित है। तो आर्टिकल 29 और 30 आपको याद रखना है। ओके, चलिए तो ऑप्शन डी आपको बता दिए, 28 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। नीति आयोग के बारे में आपको हम फुल जानकारी अभी देंगे, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो क्या किसमें? देखिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, मतलब ऑप्शन जो है ना ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। किसके जैसा? जो भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है उनके समान, मतलब ऑप्शन ए आपको करेक्ट आंसर है। तो जब एक बार आप देखे रहिएगा तब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो 29 के बारे में थोड़ा सा हम क्या करना है देख लेते हैं। आपको बता दिए जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है उनको भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान महत्व का दर्जा दिया गया है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, केंद्र के राज्य मंत्री को समान वरीयता क्रम 10 में रखा गया है। भारत के महान्यायवादी हो गए, आपको कल बताए थे महान्यायवादी के बारे में पूरा हम डिस्कस किए हुए। आज मतलब इससे प्रीवियस वाले लेक्चर देख लीजिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा महान्यायवादी के बारे में। मंत्रिमंडल के सचिव, उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों को समान वरीयता क्रम 11 में रखा गया है। इतना समझ आइएगा। उसके बाद देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कौन कैग मतलब सीएजी को समान वरीयता क्रम 9 क में रखा गया है। तो ये सब आपको क्या करना है याद रखना है। तो चलिए 29 का आपको बता दिए ऑप्शन ए हो गया। लेकिन नीति आयोग के बारे में समझ आइए। नीति आयोग तो बोलिए सर नीति का फुल फॉर्म बताइए। ये भी आई है, एक नंबर यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपसे पूछा जाता है। नीति का फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या बताइएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो चलिए इसका स्थापना कब हुआ था नीति आयोग? देखिए पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग की स्थापना किया गया था। कब? 1 जनवरी
2015। तो ये जो डेट है ना याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फुल फॉर्म बता दिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंडिया योजना आयोग के स्थान पे आया था, और 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया। किसको? नीति आयोग को। इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए, यह जो नीति आयोग जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा, और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। मतलब कि आपको किस तरह मतलब क्या देश का विकास करना है, तो मतलब उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो नीति आयोग। तो नीति आयोग किसके जगह पाया था? योजना आयोग की जगह पाया था। स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इतना समझ गए। चलिए 2-3 पॉइंट आपको जो बता रहे हैं वो VVI है, ये आप नोट कर लीजिए। नीति आयोग का आपको हेड क्वार्टर पूछेगा, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। तो ये याद रखेगा, न्यू दिल्ली में है। तो समझ गए हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चलिए आपसे पहले पूछेगा जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, कौन है? अध्यक्ष कौन है? जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो PM जो नरेंद्र मोदी है, वो PM मोदी जी जो है ना, वो क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष है। ओके, चलिए आपको अध्यक्ष बता दिए। अब आपसे पूछ देगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। तो उपाध्यक्ष भी आपको बता दिए। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, नीति आयोग के CEO कौन है? तो अभी नियुक्ति किया गया है, आपको हम करंट अफेयर में लाएंगे। जो वर्तमान में नियुक्ति कौन है, जब एग्जाम आएगा ना तो उससे पहले हम बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा कमेंट भी कीजिए, सर करंट अफेयर का क्लास हम जैसे में 2 प्ले लिस्ट में बना दिए हैं, तो 2 लेक्चर हम ला चुके हैं। तो थोड़ा रिव्यू भी दीजिए, सर हाँ ठीक है सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं, इस तरह लाते रहिए, तब ना फिर आएगा। चलिए, तो CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। CEO कौन है नीति आयोग के? तो परमेश्वरन अय्यर। तो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया मतलब नीति आयोग का। अध्यक्ष कौन है? PM मोदी है। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी है। और CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। तो जो CEO के बारे में बताया ना, परमेश्वरन अय्यर, तो बहुत सारे एग्जाम है, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन नीति आयोग के बारे में पूछे जाते हैं। तो आपको इतना आपको विशेष जानकारी देना है। ओके, तो 29 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको दक्षेस बोलिए या सार्क बोलिए, का सदस्य नहीं है? बताइए कौन सा सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है ना सदस्य नहीं है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव है। म्यांमार जो है ना वो सदस्य नहीं है। तो मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन VVI है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। SAARC होता है, क्या होता है? SAARC होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आता है, जिस तरह हम नीति आयोग का फुल फॉर्म बताए ना, नीति का फुल फॉर्म, तो उसी तरह सार्क का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा। तो SAARC, सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद देखिए इसका स्थापना कब किया गया? 1985 में। और इसका जो हेड क्वार्टर जो सचिवालय है कहाँ पे है? नेपाल जानते हैं ना, काठमांडू में है। तो इतना आपको याद रखना है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। तो याद रखिएगा 1985 को सार्क का स्थापना किया गया था, 8 दिसंबर 1985 को। चलिए, और जो सचिवालय है, जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? तो काठमांडू में है। और सदस्य कितना है देख लीजिए, 8 सदस्य है। कौन कौन सा है देख लीजिए, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका। तो ये आपको याद रखना है। आपसे जिस क्वेश्चन पूछा ना, निम्नलिखित में से कौन सार्क का देश नहीं है, तो चार ऑप्शन में 3 दे देगा, एक नहीं देगा। तो ऑप्शन में क्या था? म्यांमार जो था वो नहीं था। तो आपको इस तरह क्या करना है, याद करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो 30 का आपको ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ई बुक ले लीजिए और वहाँ से बेहतर तैयारी कीजिए। फिर हम आपसे अगला वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।